नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष की चर्चा के साथ और आपकी शुभकामनाएं लेने के लिए। आशा है आप प्रसन्न होंगे, परिवार में सब सुख शांति होगी, घर में धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी, हर जगह प्रेम का वातावरण आपने बना रखा होगा और सुखी होंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं विभिन्न ग्रहों पर चर्चा करता चला आ रहा हूँ और उनकी स्थिति पर भी चर्चा करता चला आ रहा हूँ। आज हम सौर मंडल के प्रधान ग्रह महाराज सूर्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। महाराज सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसे किसी और ग्रह के हेल्प की, सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडिपेंडेंट, जिसने अपनी किरणों से पूरे सौर मंडल को शक्ति देनी है। ऋतु परिवर्तन के भी काफ़ी आधार सूर्य के पास आते हैं। गर्मी में आप देखते हैं, सर्दी में आप देखते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर ग्रह है। इसको राजा की पदवी दी गई कि ये महाराज राजा हैं। ही इज द किंग ऑफ द ऑर्बिट। अंतरिक्ष के राजा हैं और हैं भी सही। किसी ग्रह के इनके साथ बैठने से इनको फर्क नहीं पड़ता, दूसरे ग्रह को पड़ सकता है। ये कहीं भी बैठे हों अपना प्रभाव जरूर छोड़ेंगे। जैसा कि मैं अक्सर आपसे कहा करता हूं और ये ग्रंथों में वर्णित भी है कि अगर किसी की कुंडली के अंदर सूर्य लगन में अकेला चला जाए, साथ में बुध और शुक्र बेशक बैठे हों, साथ बैठे होंगे तो अस्त भी होंगे। अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो व्यक्ति के विवाह में वास्तव में बड़ी कठिनाई आती है और विवाह होते होते अगर बात बन भी जाए तो आयु काफी ज्यादा हो चुकी होती है, क्योंकि ये अकेला रहने का आदी है। सूर्य जब सौर मंडल में आता है, चमकता है, तो बाकी ग्रह छुप जाते हैं, कोई दिखाई नहीं देता। शुक्र तो इस समय भी अंतरिक्ष में खड़ा है, बुध भी खड़ा है, लेकिन दिखाई नहीं देते क्योंकि सूर्य की चकाचौंध इतनी है जो किसी को अन्य को दिखाई देने नहीं देती। मेरे प्यारे बंधुओं, लगन का सूर्य व्यक्ति को रोबीला बनाता है, व्यक्ति को प्रभावशाली पर्सनैलिटी का बनाता है और उसमें ये क्षमता देता है कि वो अपने प्रभाव से अपने काम ले सकता है। महाराज सूर्य सौर मंडल के राजा होने के कारण इनके मंत्री महाराज बृहस्पति अगर ये साथ हो जाएं, सूर्य बृहस्पति, वो एक योग बन जाता है। जिस व्यक्ति का सूर्य और बृहस्पति लगन में हो और बृहस्पति अस्त ना हो, महान विद्वान होगा, क्योंकि सीधी बृहस्पति की दृष्टि फिर 5वें घर में जा रही होती है और लगन में सूर्य बैठे होते हैं। दूसरे घर में अगर महाराज सूर्य चले जाएं, राशि की मैं बात नहीं कर रहा, दूसरे घर में सूर्य व्यक्ति की वाणी के अंदर ओज दे देंगे। उसकी वाणी के अंदर एक रवाब होगा, उसका बात करने का तरीका प्रखर होगा, धन कमाने में भी वो निपुण होगा। अगर महाराज सूर्य तीसरे घर में चले जाएं तो हो सकता है व्यक्ति को प्रमादी और सुस्त तो करें, लेकिन उनके अपने भाइयों और बहनों के साथ संबंध बड़े अच्छे रहते हैं। परिवार के अंदर उनका संगठन बड़ा अच्छा रहता है, ये विशेषता है उनके अंदर। अगर वो व्यक्ति किसी और ग्रह के कारण सुस्त नहीं हो पाया तो अति चुस्त होगा, परमार्थ करने वाला होगा, पुरुषार्थ करने वाला होगा। अगर किसी के चतुर्थ भाव के अंदर महाराज सूर्य आ जाएं,
वो व्यक्ति दूसरों की सेवा करके बड़ा प्रसन्न होगा। और अगर कहीं साथ में बृहस्पति बैठ जाए, बात ही क्या है। सूर्य के साथ बैठा हुआ बृहस्पति, सूर्य के साथ बैठा हुआ बुध अस्त ना हो, सूर्य के साथ बैठा हुआ शुक्र अस्त ना हो, कुंडली की परिभाषा ही बदल देता है, क्योंकि सूर्य हमारा मुख्य ग्रह है। मैंने कई ऐसे लोगों को मैं मिला जो लोगों की सेवा ही कर रहे हैं किसी भी रूप के अंदर, पशुओं की सेवा ही कर रहे हैं किसी भी रूप के अंदर। मैंने उनका समय लिया, मैं देखूं तो सही, तो मैंने ये पाया कि चतुर्थ भाव में इनका सूर्य शत्रु क्षेत्र में नहीं, अपने मित्र क्षेत्र के अंदर है, जिसके कारण ये राज सत्ता तक भी अपना प्रभाव रखते हैं और जनता तक भी अपना प्रभाव रखते हैं। क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का हुआ, दशम भाव राज सत्ता का हुआ। पांचवा घर, अगर महाराज सूर्य पंचम में आ जाएं तो व्यक्ति को प्रतापी तो बनाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन के अंदर एक बार उसकी विद्या छूटती जरूर है, चाहे कोई सप्ली आ जाए चाहे फेल हो जाए, लेकिन उसके बाद वो निरंतर पढ़ता चला जाएगा। और अगर साथ में शुक्र बुध बृहस्पति बैठ जाएं, बड़ा जबरदस्त लेखक होगा, रचनाकार होगा। छठे घर में बैठ जाए सूर्य, ऐसे लोगों से शत्रु डरा करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ऐसे रोग रहते हैं जो गर्मी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि सूर्य एक गर्म ग्रह है। ननिहाल पक्ष उसका सुखी होता है, क्योंकि छठा घर ननिहाल का भी है, ननिहाल पक्ष उसका सुखी होता है। आगे चलते हुए सातवें घर में अगर महाराज सूर्य बैठ जाएं, पत्नी मजबूत होगी, घर के काम को करने में दक्ष होगी। हो सकता है कि पति पत्नी के अंदर वाद विवाद चलता रहे, क्योंकि कई बार शनि साथ आ जाता है, कई बार लगन में शनि चला जाता है, कई बार दृष्टि पड़ जाती है, तो वाद विवाद हो सकता है। लेकिन जब घरों के बड़े कामों के डिसीजंस लेने होते हैं कि दोनों के मत एक जैसे हो जाते हैं। अष्टम घर का सूर्य अच्छा नहीं माना गया, यह आदमी को कर्जे में डालता है। और वैसे भी अष्टम के सूर्य को बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना गया, बल्कि ये कहा गया कि ये यहाँ पर बैठकर डैमेज कर सकता है, कुंडली को कमज़ोर कर सकता है। वाणी स्थान पर उसकी दृष्टि सातवीं जाती है, तो उसकी वाणी में भी कुछ ऐसी बातें निकलेंगी जो दूसरों को पसंद ना आती हों। मेरे प्यारे बंधुओं, नवम भाव का बृहस्पति बहुत ताकतवर हो जाता है। और अगर कहीं नवम का स्वामी होकर वो दशम में चला जाए, मैं योग समझा रहा हूं आपको, अगर कहीं नवम का स्वामी होकर वो दशम में जाए, एकादश में चला जाए, अगर कहीं नवम का मालिक हो और एकादश में चला जाए, उस आदमी को विपुल संपत्ति का मालिक होगा, और बहुत, अगर नौकरी करता होगा तो बहुत अच्छी संपत्ति, उसकी सैलरी होगी। ये हमारा 3 का कॉलम है इस साइड का, राइट साइड का, जहां से हम ये इनकम्स को पकड़ते हैं। आदमी की इनकम कितनी करता होगा, कहां तक चली जाती होगी, कैसा स्वभाव होगा। सूर्य 11वें घर में अगर बैठ जाए किसी के, मैं राशि की बात नहीं कर रहा, अगर एकादश भाव में सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में आमदनी होगी। सूर्य धन देने में तो क्या बात। 11वें भाव, दूसरे भाव के अंदर, ये 2 घर ही प्लान धन के हैं ना, इनकम्स के हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, 12वें घर के सूर्य को कभी हमने अच्छा नहीं माना। उसके कई कारण हैं। 12वां घर खर्चे का है, यूज ऑफ मनी एंड मिस यूज ऑफ मनी। अगर कहीं तुला राशि में जाकर सूर्य वहां बैठ जाए, ऐसा आदमी पैसे को मिसयूज करने में कोई संकोच नहीं करता। पैसे का दुरुपयोग, 12वां घर जो हुआ, खर्चे का जो हुआ, एक उसके दिमाग में हमेशा एक बात घुसी रहेगी, मुझे विदेश जाना है, चाहे उसको कुछ भी करना ना आता हो,
ये एक सोच बन जाती है। संस्कार मैं नहीं कह सकता इसे, ये एक विचारधारा बन जाती। तो मैं उन 12 घरों का आपको जिक्र कर रहा हूं कि इन 12 घरों के अंदर अगर सूर्य विराजमान होते हैं, कहाँ ये आपको आनंदित करते हैं और कहाँ ये आपको परेशान करते हैं। अष्टम में ज़रूर है। अष्टम में सूर्य को, मेरे गुरुदेव भी कहा करते थे, अष्टम का सूर्य तो आदमी को कर्जों में डाल देता है। और अगर कहीं लग्नेश होकर अष्टम में चला जाए, सिंह लगन हो और अष्टम में गया हुआ हो, तो ना जाने क्या क्या करवा देगा। उसकी चर्चा मैं वीडियो पर नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बंधुओं, सूर्य के साथ बृहस्पति लगन में अस्त ना हो, बृहस्पति कमाल की कुंडली बनेगी। दूसरे में भी यही स्थिति है। सूर्य के साथ बृहस्पति आ जाए, वाणी में अच्छे शब्द निकलने हैं और बड़े रुबीले अंदाज में निकलने हैं। कईयों की आवाज ऐसी होती है। तीसरे घर में बृहस्पति बैठ जाए सूर्य के साथ, व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर पूजनीय हो जाता है। यही स्थिति चतुर्थ भाव में है। जहां जहां सूर्य के साथ बृहस्पति बैठेगा, वहां उसकी महिमा बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर सूर्य के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो चंद्रमा की शक्ति बढ़ती है। सूर्य के साथ शनि बैठ जाए, सूर्य के साथ शुक्र बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति, और अगर 5वें घर में सूर्य शुक्र इकट्ठे हो जाएं और शुक्र कहीं अस्त भी ना हो, ऐसा व्यक्ति वास्तव में स्कॉलर होगा। विद्या के क्षेत्र में उसका कोई सानी नहीं होगा। दशम भाव का सूर्य, जिस जगह में आना चाहता था मेन, दशम घर में किसी का सूर्य बैठा हो और उसके बाकी सारे ग्रह खराब हों, तो एक बात आप जरूर कह सकते हो कि इसका पिता बहुत बड़ा आदमी था। भले वो बिजनेस के क्षेत्र में था, नौकरी के क्षेत्र में था या राजनीति के क्षेत्र में था, बाकी उसके कोई ग्रह ठीक नहीं आ रहे। लगन से भी कोई संबंध नहीं बन रहा उसका। कन्या लगन हो तो सूर्य से क्या संबंध है? सूर्य का संबंध तो सिंह लगन के साथ है या मेष के साथ है। लेकिन ये मैंने अपनी 40 वर्ष की जिंदगी के अंदर देखा कि जिसका सूर्य दशम भाव के अंदर बैठा हुआ है, वो कुछ हो ना हो, उसका पिता अवश्य कुछ हो। वीडियो लंबा होता जा रहा है और मैं सूर्य पर चर्चा कर रहा हूं। एक बात तो मैंने आपको ये बताई कि अगर सूर्य लगन में अकेला हो, मैंने तो ये भी देखा कि अगर 4 केंद्रों में कहीं भी अकेला बैठ जाए, विवाह के अंदर देरी करवाता है। विवाह के अंदर देरी करवाता है और काफी लंबी देरी करवा देता है। वही स्थिति जैसा मैंने बताया था, सप्तम भाव के अंदर बृहस्पति और बुध इकट्ठे हो जाएं, कन्या हो या लड़का हो या लड़की हो, तो उसके विवाह पर हमारे को संशय होने लग जाता है। क्या पता कब हो, किस परिस्थिति के अंदर हो। तो खैर, मैं इस बात को और लंबा नहीं करता। एक मैंने वादा आपसे किया हुआ है कि मैं किसी एक ग्रह पर एक वीडियो नहीं बनाऊंगा। जब मुझे कोई नई बात याद आएगी, मैं एक और वीडियो तैयार कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरा सारा जीवन ही माता सरस्वती के चरणों में ज्योतिष की आराधना और उपासना में निकला। और मैं चाहता हूं कि नए ज्योतिषाचार्य आए, विश्व के अंदर ज्योतिष का पुनः नाम हो, ज्योतिष मजाक के रूप में ना देखी जाए, ज्योतिष को वास्तव में वो दर्जा मिलना चाहिए जो इसको महाराज भृगु दे गए थे, जो इसको महाराज पराशर ने दिलवाया, जो जैमिनी जी ने और गर्ग जी ने दिलवाया, वो मिलना चाहिए। वो कब मिलेगा? जब आने वाले बच्चे जो ज्योतिषाचार्य बनना चाहते हैं, आज भी कई बच्चे गुरुकुल के अंदर ज्योतिष की विद्याएं ले रहे हैं, उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उनको इंदाजे पर काम नहीं करना।
मेरा ख्याल है, ख्याल नहीं, मैं आई एम कन्फर्म्ड, मुझे पुष्टि है इस बात की कि ये ऐसा ही लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपके कल्याण की कामना करता हूँ। आज शनिवार का दिन है। शनि आपके कल्याण के मार्ग प्रशस्त करे। ये न्यायाधीश है, आपके साथ न्याय करे। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, तो शनि आपके साथ न्याय ही करेगा। एक दिन मैंने शनि पर पूरी चर्चा करी थी और आपको बहुत कुछ बताया था, उस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर हाजिर होता हूँ किसी नए ग्रह के साथ, किसी नए योग के साथ, किसी नई कथा के साथ, किसी नई वार्ता के साथ। आपसे आज्ञा चाहता हूँ। करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।